अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। थाने आकर मैंने दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग हवालात में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने शादा को अपने कमरे में बुला लिया। वो खासी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। मैंने कहा, शादा, तुम औरत ज़ात हो, थाने की सख्तियों को नहीं झेल सकोगी, इसलिए जो पूछूं वो सच सच बताना। वो खामोश खड़ी टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। मैंने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम मुलाकातियों का बंदोबस्त करती थीं। मेरी इस बात पर वो चौंक पड़ी। सच सच बताओ कि तुमने मुश्ताक और जमीला की कितनी मुलाकातें कराईं? एक मर्तबा भी नहीं जनाब। क्यों? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने तो सुना है कि तुमने पूरे पिंड का ठेका लिया हुआ है। वो तामुल करते हुए बोली, जनाब, मैं जमीला और मुश्ताक की मुलाकात का इंतज़ाम कैसे कर सकती थी? जमीला को तो छोटे चौधरी साहब। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। मैंने जल्दी से कहा, जमीला को छोटे चौधरी साहब क्या? कुछ नहीं जी। वो नज़रें चुराते हुए बोली, पता नहीं मेरे मुंह से क्या उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहा, उल्टी सीधी नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी बातें शादा। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तुम यही कहना चाहती थी ना कि जमीला को तो छोटे चौधरी साहब पसंद करते हैं, इसलिए तुम मुश्ताक और जमीला की मुलाकात का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी चौधरियों के नमकख्वार हो। वो बेचैनी से दाएं बाएं देखते हुए बोली, थानेदार साहब, सच्ची बात तो ये कि मुझे छोटे चौधरी से बहुत डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, यहाँ कोई तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, अगर छोटे चौधरी साहब को पता चल गया कि मैंने इनके बारे में कोई बात की है तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। मैंने कहा ना, तुम्हारी बातें चौधरी तक नहीं पहुँचेंगी। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम जो कहना चाहती हो बेधड़क कह डालो। वो बोली, जनाब, सच्ची बात तो यह है कि छोटे चौधरी साहब जमीला से शादी का इरादा रखते थे और ये बात उन्होंने सबसे खुफिया रखी हुई है। मेरे ख्याल में तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। मैंने टोकने वाले अंदाज में कहा, यह खुफिया नहीं है, बहुत से लोग इससे बाखबर हैं। हो जी, हमें क्या? वो बेपरवाही से बोली, हमें तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए ना। मैंने कहा, तुम छोटे चौधरी और जमीला के बारे में और क्या जानती हो? कुछ भी नहीं जनाब। देखो शादा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अभी तो मैं तुमसे नरमी से बर्ताव कर रहा हूँ। अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने गलत बयानी से काम लिया है या मुझसे हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है तो याद रखो, मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। जमीला की गुमशुदगी के बारे में तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो फ़ौरन बता दो। आप यकीन करें जी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। वो मजबूत लहजे में जमीला के बारे में बोली कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। वो बकुआ के रोज़ कच्चे खूह तक मेरे साथ तो आई थी, लेकिन इसके बाद कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकती है? मेरा ख्याल दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है। वो सर हिलाते हुए बोली, वो मुश्ताक के साथ गई होगी। यानी तुम्हारा मतलब है कि जमीला अपनी मर्ज़ी से गई होगी? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। उसे अगवा नहीं किया गया? वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, सच बात तो सोना रब ही जानता है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है या उसे अगवा किया गया है, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक दोनों ही गायब हैं। शादा की बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुश्ताक की वापसी से बाखबर नहीं थी। उसका एक ही मतलब था, ज़हूर हुसैन, और जन्नत बीवी ने रत्ता गुजरा जाकर मुश्ताक की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने शादा से कहा, शायद तुम्हें इल्म नहीं कि मुश्ताक अहमद को हमने ढूंढ निकाला है और वो इस वक्त हवालात में बंद है। अच्छा जी। उसने आंखें फैलाईं, क्या जमीला को भी आपने बरामद कर लिया है? जमीला की तलाश अभी जारी है, मैंने कहा। फिर पूछा, शादा, एक बात तो बताओ। इसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, शादा, तुमने बताया है कि छोटा चौधरी जमीला को पसंद करता था, तो क्या जमीला भी चौधरी को पसंद करती थी? वो सरासीमा नजर आने लगी। बोली, आप खामख़ा मेरी गर्दन फंसवाने का इंतज़ाम कर रहे हैं जनाब। अगर चौधरी को पता चल गया तो? मैंने किता कलामी करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कानून से तावन करके तुम फ़ायदे में ही रहोगी। वो ठहर ठहर कर बोली, जनाब, मेरा ख्याल है कि जमीला चौधरी साहब को पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब है कि वो मुश्ताक को पसंद करती थी? जी, सच्ची बात तो यही है।
मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में अगर जमीला की माँ ज़बरदस्ती जमीला की शादी छोटे चौधरी से कर देती तो ऐसी सूरत में जमीला का रद्द-ए-अमल क्या होता? वो कतईयत से बोली, मेरा ख्याल है इस सूरत में जमीला अपनी जान दे देती। वो किसी नहर या कुएं में छलांग लगाकर खुद को ख़त्म कर लेती। क्या फिर दोस्त बेगम अपनी बेटी के दिली जज्बात से आगाह थी? होना तो चाहिए जी, आखिर वो इसकी माँ है। मैंने पूछा, चौधरी को जमीला के ख्यालात का इल्म था? बिल्कुल ज़रूर होगा जनाब, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। मैं इसे एतमाद में लेने में कामयाब हो गया था। वो बता रही थी कि मुझे पता चला है कि जमीला चौधरी का अपने घर में आना जाना पसंद नहीं करती थी। कई बार वो वाज़े अल्फाज में अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी कर चुकी थी। मैंने अचानक कहा, इसका मतलब ये हुआ कि छोटा चौधरी सुल्तान भी जमीला को हासिल करने के लिए अगवा करवा सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसके सवाल के जवाब देना मुनासिब न समझा और पूछा, सच्ची सच्ची बताओ शादा, आज जिस वक्त हम तुम्हारे घर गए थे तो उस वक्त माखा घर में ही था ना? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने इस्तफसार किया, फिर उसने घर के अकबी हिस्से से दीवार को फलांगने की कोशिश क्यों की? क्यों भागने की कोशिश की? इसे पता चल गया था कि हमारे दरवाजे पर पुलिस आई है, शादा ने जवाब दिया। मैंने कहा, पुलिस को देखकर तो मुजरिम फरार होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे खामिद ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? जी, बात यह है कि माखा जितना तंदुरुस्त और सेहतमंद नजर आता है, अंदर से इतना ही बुज़दिल और भेड़ है। वो इस डर से भाग निकला था कि कहीं आप उसे गिरफ्तार ही करने न आए हों। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, उसे ये डर क्यों महसूस हुआ? वो उलझन आमेज लहजे में बोली, मैं क्या कह सकती हूँ जनाब, मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि वो बहुत डरपोक इंसान है। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद शादा को अलहदा हवालात में बंद करवा दिया और माखे को अपने पास लाने की हिदायत की। अब तक जो वाक़ियात और हालात सामने आए थे, इनके मुताबिक मुश्ताक मुझे बेकसूर नज़र आने लगा था। जमीला के अगवा में किसी भी तरह उसका हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरी जानिब छोटा चौधरी शकूक व शुबहात की चादर में लिपटता जा रहा था। शादा की ज़बानी मुझे मालूम हो गया था कि जमीला चौधरी को सख्त नापसंद करती थी, ताहम वो इससे शादी रचाने का इरादा बांधे बैठा था। फिर बड़े चौधरी फरमान अली की बातें भी मेरे जहन में महफूज थीं। उनका ख्याल था कि छोटे चौधरी से मंसूब तमाम बातें अफवाह से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थीं। माखा मेरे कमरे में आया तो खासा हिरासा दिखाई दे रहा था। उसने मेरे सामने पहुंचते ही फरियादी लहजे में कहा, मलिक साहब, आपके लोगों ने मुझे बहुत मारा है। मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ देखा। वो बोला, जनाब, अभी कहाँ मारा है? बस तारिक साहब की फरमाइश पर 9-4 के लितर से थोड़ी सी छितरोल की है इसकी। मैं समझ गया कि तारिक महमूद ने अपनी हजीमत का हिसाब बराबर करने के लिए ये कार्रवाई की है। मैंने माखे से कहा, ओए बदबख्त, ये तो तुम्हें सलामी पेश की गई है। अगर इज्जत तुम्हें रास नहीं आई तो फिर कोई और बंदोबस्त करते हैं तुम्हारी खातिरदारी का। वो थर-थर कांपने लगा। शादा ने ठीक ही कहा था कि हाथी जैसे डील डोल रखने वाला वो शख्स अपने सीने में बकरी का दिल रखता था, यानी बुज़दिल था। मैंने सख्त लहजे में कहा, माखे, अगर तुम हमारी मेहमान नवाजी से बचना चाहते हो तो हमसे ताउन करो। मैं जो सवाल करूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना तुम्हारी खाल खींच लूँगा। वो जल्दी से बोला, जनाब, मैं जमीला के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो उसे देखा भी नहीं था। मैंने उसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखा और सवाल किया, तुमसे जमीला के बारे में किसने पूछा है? वो गड़बड़ा गया। जी, वो ज़ाहिर है आप जमीला का ही पूछेंगे, वही इतने दिनों से पूरे पिंड वालों के लिए मुसीबत बनी हुई है। मैंने अभी हवालात में मुश्ताक को भी देखा है। क्या उसने जमीला को अगवा करने का इकरार कर लिया है? वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। ऐसे लोग बाज़ औक़ात तो बहुत मुफीद साबित होते हैं और अक्सर औक़ात अपनी बेरब्त और उलझी हुई बातों से तफ्तीश के रास्ते में रुकावट ही बनते हैं। मैंने एक दूसरे ज़ाविये से उसे घिसने की कोशिश की। मैंने कहा, जमीला को तो तुम गोली मारो, ज़रा ये बताओ कि तुमने अपने घर से फ़रार होने की कोशिश क्यों की थी? वो जी, मैं पुलिस का जिक्र सुनकर परेशान हो गया था। पुलिस से परेशानी सिर्फ मुजरिमों को होती है। मैंने उसकी आंखों में झांका। तुमने ऐसा कौन सा जुर्म कर रखा है? कोई नहीं सरकार, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, बस ज़रा मुगालता हो गया था। मैंने पूछा, माखे बकुए के रोज़ जमीला
तुम्हारी बीवी शादा के साथ कच्चे खूब की तरफ आती देखी गई थी। क्या तुमने भी उस रोज़ जमीला को देखा था? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मैंने कहाँ देखना था जनाब। क्यों, क्या इस रोज़ तुम्हारी आंखें फूट गई थीं? नहीं जनाब, वो वजाहती लहजे में बोला, इस रोज़ तो मैं सुबह सुबह लाहौर चला गया था। जमीला को भी सुबह के वक्त ही देखा गया था। जनाब मैं तो तड़के तड़के गांव से निकल गया था, माखे ने बताया। एक नई चीज़ सामने आ रही थी। मैंने उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए सवाल किया, तो 18 जून को तुमने जमीला को देखा तक नहीं था? रब्दी सौंप बिल्कुल नहीं। लाहौर तुम क्या लेने गए थे? ट्यूबवेल का कुछ सामान लाना था जी, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, मसलन कौन सा सामान? माखे ने बताया, मोटर के लिए नए पट्टे खरीदना था, इसके अलावा चंद शाफ्ट्स और मोटर के बुश थे। तुमने मज़कूरा सामान लाहौर में कहाँ से ख़रीदा था? नवाब ट्रेडर से। उन्होंने सामान की कोई रसीद भी दी होगी तुम्हें? मैंने पूछा। बिल्कुल दी थी जनाब, वो जल्दी से बोला, और इत्तेफाक से वो रसीद इस वक्त भी मेरे पास है। मुझे दिखाओ वो रसीद, मैंने कहा। माखे ने अपने शलूके की जेब में से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने इसे खोलकर देखा और बगौर उसका मुआयना किया। वो ब्रांड रथ रोड लाहौर पर वाक़ नवाब ट्रेडर्स का कैश मेमू था, जिसके मुताबिक वो 2 जोड़ी नए पट्टे, ट्यूबवेल की मोटर के बुश, चंद शाफ्ट्स और दीगर छोटा मोटा सामान खरीदा गया था। मैंने कैश मेमू पर दर्ज तारीख को देखा, वहाँ 18 जून दर्ज था। इस मेमू से जाहिर होता था कि माखा वकूआ के रोज़ वाकई लाहौर गया था। मैंने कहा, माखे मैं ये रसीद अपने पास रखूँगा और तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए मैं एक पुलिस पार्टी को लाहौर भी रवाना करूँगा। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम लाहौर से वापस कब आए? इसी शाम वापस आ गया था जनाब। क्या तुमने लाहौर में मुश्ताक को भी कहीं देखा था? ये सवाल मैंने रवा रवी में पूछ लिया था। वह हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, नहीं जी, क्या मुश्ताक भी इस रोज़ लाहौर ही गया हुआ था? हाँ, इसने तो यही बताया था और हमने उसके बयान की तस्दीक भी की है। मैंने कहा, जिस तरह तुम्हारे बयान की तस्दीक की जाएगी। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वो बेचैन हो गया था। उसकी आंखों से इज़्तिराब झलकने लगा था। माखे के तासुरात मुझे शक में डाल रहे थे, लिहाजा मैंने इस काम को दूसरे दिन डालने के बजाय इसी रोज़ एएसआई बशीर अहमद को मज़कूरा कैश मेमू देकर लाहौर रवाना कर दिया। ये बात मैंने माखे को पता नहीं चलने दी थी। माखे को दोबारा हवालात में भेजने के बाद मैंने शादा को अपने पास बुला लिया। इससे इस बात की तस्दीक करना ज़रूरी थी कि वकवा के रोज़ माखा लाहौर गया था या नहीं। हालांकि माखे ने मुझे इस तारीख में ख़रीदारी की रसीद दिखा दी थी, ताहम मैं अपना इत्मीनान भी करना चाहता था। मैंने जब वही सवाल शादा से किया तो उसने बताया कि जी हाँ, इस रोज़ माखा मुँह अंधेरे ही घर से निकल गया था। इसे लाहौर से ट्यूबवेल का सामान खरीद कर लाना था। मैं थोड़ी देर तक शादा से मुख्तलिफ सवाल करता रहा, फिर इसे वापस हवालात में भेज दिया। शादा ने माखे के बयान की तस्दीक कर दी थी। मैं अब तक के हालात को जहन में बिठाकर वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जमीला की बाजियाबी के सिलसिले में अभी मुझे कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। मेरा सारा शक छोटे चौधरी पर जाता था। मैंने फैसला किया कि अगले रोज़ मैं छोटे चौधरी को घेरने के लिए कोई जामे लाहे अमल तैयार करूँगा। इस फैसले के बाद मैं अपने सरकारी क्वार्टर में चला गया। दूसरी सुबह बड़ी हंगामा खेज थी। मैं थाने पहुंचा तो एक गर्मा गर्म खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैंने जिस एएसआई को नवाब ट्रेडर्स वाली रसीद देकर लाहौर रवाना किया था, वो रात को वापस आ गया था और अब बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने फ़ौरन एएसआई बशीर अहमद को अपने कमरे में बुला लिया। वो पुरजोश लहजे में बोला, मलिक साहब, सारा मसला ही हल हो गया है। जमीला की गुमशुदगी में मुझे तो माखे का हाथ दिखाई देता है। मैंने पूछा, ये बात तुम किस बिना पर कह रहे हो? क्या इसने इकबाल जुर्म कर लिया है? मलिक साहब, इसे इकबाल जुर्म ही समझें। मैं लाहौर से बड़ी सनसनीखेज खबरें लाया हूँ। बशीर अहमद ने अपने बैग में से कुछ कागजात निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिए। इन्हें देखें जनाब। मैंने बशीर अहमद के हाथ से वो कागजात लेकर इनका जायज़ा लिया। एक तो वही कापी थी जो मैंने उसे देकर लाहौर भेजा था। दूसरा कागज़ इसी रसीद की कार्बन कापी थी। रसीद बुक में से जब कोई रसीद काट कर दी जाती है तो इस रसीद की कार्बन कापी रसीद बुक में ही महफूज रह जाती है, जो कि दुकान की सेल का रिकॉर्ड भी होता है।
میں نے دونوں کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد سوالیہ نظر سے ASI کو دیکھا اور پوچھا کہ اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، جناب ذرا آپ ان کی تاریخیں تو دیکھیں۔ میں نے ASI کے توجہ دلانے پر تاریخوں کا جائزہ لیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ سامان کی رسید پر تو 18 جون کی تاریخ درج تھی، لیکن رسید کی کاربن کاپی پر اسی مہینے کی 10 تاریخ درج تھی۔ ASI نے تبصرہ کیا، جناب یہ ماکھا بڑا کاریگر بندہ ہے، آپ نے دیکھا اس کا کارنامہ؟ میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، واقعی دیکھنے میں تو بالکل احمق نظر آتا ہے، مگر کام اس نے بڑی استادی کا کیا ہے۔ اس کے صفر کو اس نے بڑی مہارت سے 8 میں تبدیل کر کے 18 بنا دیا تھا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ASI نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ ماکھا ضرور جمیلہ کے اغوا میں ملوث ہے۔ آپ اس پر ذرا سختی کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سختی تو اب واقعی اس پر کرنا پڑے گی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، بشیر احمد نواب ٹریڈرز والوں نے اس رسید کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے 10 جون کی تاریخ میں مذکورہ سامان کی خریداری کی تصدیق کی ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم فوراً ماکھے کو میرے پاس لے آؤ، کوئی جاندار حوالدار بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، ASI یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماکھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ وہ میرے اس رویے سے اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں بولنا شروع کیا، ماکھے، میں نے تمہیں کہا تھا نا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، ورنہ تم بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، کہا تھا کہ نہیں؟ سرکار، وہ اپنے پہلو میں خوفناک صورت حوالدار کو سہمی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے منمنایا، میں نے تو آپ سے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا، تمہارا سچ میں ابھی تمہارے سامنے لاتا ہوں۔ پھر میں نے وہ رسید میں کاربن کاپی اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ٹیوب ویل کے سامان کی رسید کو چھوتے ہوئے بولا، یہ تو وہی رسید ہے جو میں نے آپ کو دی تھی، اور یہ پتہ نہیں کیسا کاغذ ہے۔ میرے اشارے پر حوالدار نے ماکھے کی گردن پر ایک تسلی بخش ہاتھ رسید کیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے گرج کر کہا، یہ دوسرا کاغذ تمہاری ماں کا ناجائز باپ ہے، اسے نہیں پہچانتے ہو؟ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی تھی، تاہم وہ اب بھی رسماً مزاحمت کر رہا تھا۔ کمزور سے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری ساری سمجھ تو 10 کو 18 بنانے میں خرچ ہو گئی ہے، کھوتے دے کھر، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اب تو تمہاری سمجھدانی کا باقاعدہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر غیر متوقع بات کی تھی، یعنی میں نے جمیلہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ از خود اس کا ذکر کر رہا تھا۔ اس سے ایک اشارہ ملتا تھا کہ وہ جمیلہ کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طور ضرور ملوث تھا۔ میں نے کہا، اوئے خبیث الاخباث، تم نے رسید کی تاریخ بدل کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ سارا سامان 10 جون کو خریدا گیا تھا، تم نے 18 جون کو جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ظاہر کرنے کے لیے یہ سارا چکر کیوں چلایا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، لیکن باقاعدہ آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا۔ سرکار، میں بالکل سچا ہوں، کسی نے مجھے پھانسنے کے لیے رسید کا چکر۔ اوئے بکواس نہ کر ناجائز اولاد، حوالدار نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن پر 1-2 خط کا رسید کر دیا۔ ایک تم ہی سچے ہو، باقی تیرے مامے چاچے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا، ماکھے، ہم نے لاہور سے تصدیق کر لی ہے، تمہارا جھوٹ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ وہ میرے قدموں میں گر کر منت گزاری کرنے لگا۔ میں نے پاؤں جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ حوالدار نے کہا کہ ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں قائل ہوتے، آپ 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح اس کی زبان چلتی ہے، کہیں تو ایک ٹریلر یہیں پیش کر دوں۔ میں نے کہا، اسے ٹرائل روم میں لے جاؤ اور 10 منٹ بعد میرے پاس لے آؤ، میں چاہتا ہوں ٹوٹ پھوٹ کے بغیر ہی یہ سچ اگل دے۔ حوالدار ماکھے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آہو بکا سنائی دینے لگی۔ حوالدار نے اسے چٹائی پر الٹا لٹا کر اس کی تشریف پر چھتر پریڈ شروع کر دی تھی۔
हर छितर खाने के बाद माखा तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठता और उसके मुंह से एक ही इल्तिजा बरामद होती, मुझे बचा लें चौधरी साहब, ये पुलिस वाले तो मुझे मार डालेंगे। ये इत्तेफाक था या माखे की आहोजारी का असर कि इसी वक्त छोटा चौधरी सुल्तान अली थाने में आधम का। वो दंदनाता हुआ सीधा मेरे कमरे में पहुंचा और उखड़े हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, मुझे पता चला है कि आप कल मेरे 2 बंदे पकड़ लाए हैं। मैं गांव में नहीं था, वरना आप। चौधरी के रवैये ने मुझे ताव दिला दिया। मैंने भी सख्त लहजे में कहा, वरना तुम क्या कर लेते बताओ चौधरी। एक लम्हे को तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, मैंने तुम्हारे नहीं खुदा के बंदों को पकड़कर हवालात में बंद किया है। तुम ज़्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश ना करो, वरना। इस मर्तबा मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। चौधरी ने अजीब सी नज़र से मुझे देखा और बोला, मुझे पता चला है कि आपने मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको चाहिए था कि आप मुश्ताक से जमीला को बरामद करवाते, उल्टा आप माखे और उसकी बीवी शादा पर जुल्म सितम तोड़ रहे हैं। मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं बखूबी जानता हूँ। तुम्हारी इत्तला के लिए इतना बताता चलूँ कि जमीला तो अब मैंने माखे और इसके हिमायतियों में से ही बरामद करवानी है। क्या मतलब है आपका? वक्त आने पर मतलब भी आपकी समझ में आ जाएगा। वो बोला, मलिक जी, आपको माखे और शादा के बारे में कोई गलत फहमी हुई है। आप खामखा इन्हें जमीला के मामले में मुलविस करके मुश्ताक को बचाना चाहते हैं। मैंने कहा, गलत फहमी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें हो रही है चौधरी। कैसी गलत फहमी? उसके लहजे में हैरत थी। तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है, मैंने अपने बात की वजाहत करते हुए कहा। मैंने हमेशा बेगुनाह को बचाया है और मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ये बात हमेशा जहन में रखना। वो अपनी चौधराहट पर नाजा था। मेरी बात का उल्टा ही मतलब समझा। मूंछों को ताव देते हुए बोला, आप भी ये बात जहन में बिठा लें कि हम खानदानी चौधरी हैं, कोई कमी नहीं। हमसे टक्कर लेना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हम अरसा दराज से इस खित्ते पर हुक्मरानी कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा ही राज होगा। आप जैसे थानेदार तो आते जाते रहते हैं, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है चौधरी, मैंने ज़ब्त से काम लेते हुए कहा, और ये चौधराहट का रोब डालना किसी और पर जाकर। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, मुझे डर है कि तुम्हें किसी बेबस और बेकस की आह न लग जाए। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानता हूँ। वो माथे पर बल डालकर बोला, आपकी नसीहतों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ बात करें, माखे और शादा को छोड़ने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा, क्या तुम वाकई इन्हें छुड़ाना चाहते हो? वो समझा शायद मैं इसकी दौलत के चक्कर में आ गया हूँ। जल्दी से बोला, हाँ, मैंने आपसे कोई मजाक तो नहीं किया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तो फिर तुम कम से कम माखे के लिए किसी बहुत ऊंचे वकील का इंतज़ाम कर लो। शादा तो शायद बच भी जाए, लेकिन माखा तो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो इस्तिरारी लहजे में बोला, क्यों, माखे ने क्या जुर्म किया है? बस आज की रात है, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। कल सुबह तक माखे का जुर्म तुम्हारी नज़र के सामने आ जाएगा। वो हिकारत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं पुलिस वालों की पैंतरेबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ मलिक जी। आप लोग बेगुनाह लोगों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और मुजरिम आपकी आंखों में धूल झोंक कर खामोशी से निकल जाते हैं। अब तक आपने जमीला की बाजियाबी के सिलसिले में कौन सा तीर मार लिया है? मैंने मुतदिल लहजे में कहा, गुनाहगार और बेगुनाह का फ़र्क जानना चाहते हो चौधरी? वो शायद मेरी बात को समझ नहीं सका, खामोशी से मुझे देखने लगा। मैंने खकार कर गला साफ करते हुए कहा, सुनो चौधरी, जिस माखे को तुम बेगुनाह और मासूम समझ रहे हो, उसका एक कारनामा तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर मैं तुमसे कुछ दूसरी बात करूँगा। फिर मैंने चौधरी सुल्तान को रसीद वाली माखे की हेरा फेरी के मुतालिक मुख्तसरन बताया। पूरी बात सुनने के बाद वो हैरान रह गया। मैंने सवाल किया, अब बताओ चौधरी, तुमने अपने ट्यूबवेल का सामान कौन सी तारीख को मंगवाया था? इस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। बेताब लहजे में बोला, मुझे अच्छी तरह याद है, वो सामान मैंने इस महीने की 10 तारीख को मंगवाया था। फिर माखे को रसीद पर तारीख तब्दील करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो इससे क्या साबित करना चाहता था? फिर मैं इस बात की भी तस्दीक कर चुका हूँ कि 18 तारीख को माखा पूरा दिन पिंड से गायब रहा था और इसी रोज़ जमीला भी गायब हुई थी। चौधरी ने पेशानी मसलते हुए कहा, इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मुझे नहीं मालूम कि माखा इस रोज़ पूरा दिन कहाँ रहा था। मैं जमीला की गुमशुदगी की वजह से परेशान था और रिपोर्ट दर्ज करवाने आपके पास आया था। मैंने कहा, मैंने शादा से तस्दीक की है, माखे ने इसे भी यही बताया था कि वो आपके कहने पर लाहौर ट्यूबवेल का कुछ सामान खरीदने जा रहा है।
अगर इसने ऐसा कहा है तो सरासर झूठ बोला है। मैंने कहा, और इंसान अपने किसी जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। मैं अभी माके से पूछता हूँ। चौधरी उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, चौधरी साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ भी पूछना है हम खुद ही पूछ लेंगे। आपको ज़हमत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बोला, आपका अंदाज़ा क्या है? जमीला की गुमशुदगी में माके का हाथ हो सकता है? सरेदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। तफ्तीश अभी जारी है। थोड़ी देर बाद चौधरी वापस चला गया। जाने से पहले वो कुरेद कुरेद कर मुझसे सवाल करता रहा था, लेकिन मैंने उसकी तशफ़ी नहीं की, क्योंकि अभी मैं खुद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। रात को मैंने माके को हवलदार के हवाले किया और उसे ताकीद कर दी कि सुबह मैं इससे पूछगछ करूंगा, लिहाजा इसे अच्छी तरह समझा दिया जाए कि सच किस तरह बोला जाता है। हवलदार ने मुझे यकीन दिलाया कि वो ये काम तसल्लीबख्श तरीके से करेगा। इसके बाद मैं थाने से निकलकर अपने क्वार्टर में आ गया। दूसरे रोज़ माखे ने इकबाल जुर्म कर लिया। थाने की मेहमान नवाजी शायद उसे रास नहीं आई थी। उसने छोटे चौधरी की आमद और बयान का भी उसे इल्म हो चुका था। चौधरी ने वाज़े अल्फाज में इस बात की तरदीद की थी कि उसने 18 तारीख को माखे को लाहौर भेजा था। जब माखे को बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने रोते हुए अपने जुर्म का इकरार कर लिया। माखे ने जमीला की आबरू रेजी के बाद उसे कत्ल कर दिया था। माखे ने जो तवील तरीन इकबाली बयान दिया, उसके मुताबिक जमीला माखे को बहुत अच्छी लगती थी। वो दिल ही दिल में उसे चाहता था, लेकिन उसकी ज़बान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी चाहत का इकरार कर सके। वो जमीला से बात करने के बहाने ढूंढता रहता था, लेकिन उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता था। वकुआ के रोज़ माखे ने जमीला और शादा को एक साथ घर की जानिब आते देखा तो वो खुशी से खिल उठा। उसका ख्याल था कि शादा के साथ जमीला भी उसके घर में आएगी, लेकिन इस वक्त उसकी खुशी काफूर हो गई जब जमीला कच्चे खूह से वापस पलट गई। माखा इस वक्त ट्यूबवेल पर था। कच्चा खूह ट्यूबवेल और माखे के घर के दरमियान वाक़ था। माखे ने धीमे से जमीला के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसके जहन ने एक फौरी मंसूबा तैयार कर लिया था। उसने जमीला के नज़दीक जाकर कहा, जमीला, मुश्ताक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कहाँ? जमीला बौखला गई। वो तो शायद आज शाहिदरा चला गया है। वो इस वक्त ट्यूबवेल वाले कमरे में है, माखे ने बताया। घर से वो शाहिदरा जाने के लिए ही निकला था, लेकिन फिर उसने मेरी मिन्नत की कि मैं तुम्हें बुला लाऊं। बस वो तुमसे 2 बातें करके चला जाएगा। जमीला तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई। क्या वाकई मुश्ताक ट्यूबवेल वाले कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा है? उसने उलझे हुए लहजे में सवाल किया। तुम खुद चलकर देख लो, माखा बोला, लेकिन जल्दी करो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जमीला ने ज़्यादा सोचना मुनासिब न समझा और माखे के साथ ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। वो खुद भी मुश्ताक से मिलने की ख्वाहिशमंद थी, इसलिए उसे माखे की बात पर यकीन आ गया था। माखे के दिल में इस वक्त तक कोई बुराई नहीं आई थी। वो तन्हाई में जमीला से चंद बातें करना चाहता था, लेकिन ट्यूबवेल वाले कमरे में पहुंचते ही शैतान उस पर गालिब आ गया। जमीला ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा, मुश्ताक कहाँ है? इसी असना में माखे ने दरवाजे को अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी और बोला, मुश्ताक को भूल जाओ। बकवास न करो, जमीला ने गुस्से से कहा। वो माखे की आंखों में नाचती हुई हविस को देख चुकी थी। जमीला ने कई बार माखे को सर्जिश की, लेकिन उसके होशो हवास तो पूरी तरह शैतान के कब्जे में थे। जमीला ने शोर मचाने की कोशिश की तो माखे ने पूरी कुव्वत से उसका मुंह दबा दिया। जमीला की आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। वैसे भी ट्यूबवेल गांव की आबादी से खासे फासले पर था। वहां से जमीला की चीख गांव तक नहीं पहुंच सकती थी। मुंह दबाने की वजह से जमीला की नाक भी बुरी तरह दब गई थी। उसकी सांसों का तसलसल बेरब्त हुआ तो उस पर ख़ुनूदगी तारी होने लगी। इसी दौरान में माखे ने अपने शैतानी अज़ाइम की तकमील की। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। उसने वहीं पर ट्यूबवेल वाले इस वक्त तक जमीला बेहोश हो चुकी थी। माखे ने जमीला से छुटकारा हासिल करने के लिए उसे ट्यूबवेल वाले कमरे का कच्चा फर्श खोदकर उसे वहीं दबा दिया और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। इन तमाम वाक़यात से वो खासा परेशान हो गया था। वो सीधा घर आया और शादा से झूठ बोला कि वो चौधरी साहब के काम से लाहौर जा रहा है, ट्यूबवेल का ज़रूरी सामान लाना है। उसने शादा को हिदायत की कि वो सबसे यही कहे कि वो अलग सुबह घर से निकल गया था। शादा ने जब उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि चौधरी साहब ने उसे सुबह ही रवाना होने को कहा था। अगर इन्हें पता चल गया कि वो ताख़ीर से गया है तो उसकी शामत आ जाएगी। शादा ने शौहर की खातिर ये बेज़रत सा झूठ बोलने की हामी भर ली और ताहाल इसी झूठ पर जमी हुई थी।
اسی شام ماکھا لاہور سے واپس آ گیا۔ رسید پر تاریخ تبدیل کرنے کا خیال اسے بعد میں آیا تھا۔ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے خیال سے یہ چال چلی تھی تاکہ اگر کبھی قانون کی گرفت میں آ گیا تو جائے وقوع سے اپنی عدم موجودگی ظاہر کر سکے۔ لیکن وہ نادان یہ بھول چکا تھا کہ چودھری خود بھی تو اس کے جھوٹ کا پول کھول سکتا تھا۔ بہرحال مجرم اگر غلطی نہ کرے تو قانون کے ہتھے کیسے چڑھے؟ ماکھے کی نشاندہی پر میں نے جمیلہ کی لاش برآمد کر لی۔ چودھری سلطان نے اس موقع پر ماکھے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے بمشکل اسے بچایا۔ ماکھا اپنے جرائم کا اقبال کر چکا تھا، اس لیے عدالتی ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے روز میں نے چالان مکمل کر کے ماکھے کو عدالت کے حوالے کر دیا۔ شادوں کو ضروری سازش کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مشتاق کو میں نے اسی صبح حوالات سے نکال کر گھر روانہ کر دیا تھا۔ ماکھے کا مقدمہ کوئی سال بھر چلتا رہا، پھر عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ کسی نے سچ کہا ہے، نامحرم عورت اور مرد کو کبھی تنہائی میں ملاقات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت ان کے بیچ شیطان موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔